नमस्कार मित्रों, मैं अंकित मिश्रा टाइटल एक्सप्रेस नेटवर्क से और आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट श्री पवन मिश्रा जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जो कि आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है श्री पवन मिश्रा जी। और आज का प्रश्न ये है कि अभी आपने हाल ही में देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, उनके द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था यूजीसी। लेकिन ये यूजीसी एक्ट जो अभी पारित हुआ है, उसमें बहुत विरोधाभास है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसका मूल कारण क्या है, विरोध करने का क्या है? क्या यह छात्रों के प्रति समानता लाने का कार्य कर रही है या यह विरोधाभास जो है उत्पन्न कर रही है? जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे अहम मुद्दे पर चर्चा करना समुचित समझा। मैं आपको बताऊं कि यूजीसी आज नहीं पारित हो रहा है। इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। यूजीसी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये 1944, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। जी। 1944 यानी जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब ही इसकी संरचनात्मक ढांचे को तैयार किया गया था अच्छा जी। और इसको लागू भी कर दिया गया 1956 में, 13 मार्च 1956 में। जी। 50 में लागू होता है आपका गणतंत्र दिवस, जो आज आप मना रहे हैं, और 56 में यूजीसी लागू हो गया। इसके तमाम उपबंध है कि इसमें क्या क्या यूनिवर्सिटीज करेंगी, कैसे बच्चों को डोनेशन दिया जाएगा, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, कैसे वेतन दिया जाएगा, कैसे हमारे और स्थितियां ऐसी बनेंगी कि हम उस पर नए नए प्रोग्राम बच्चों के लिए कर सकते हैं। उसमें तमाम कंडीशंस पहले से फुलफिल थी। अब होता ये है कि 2025 में ही जिस बिल पर आप चर्चा करना चाह रहे हैं, ये 2025 से ही पब्लिक डोमेन में था। अच्छा जी। और इसको फाइनली 13 मार्च 13 जनवरी 2026 को लागू कर दिया गया। ये एक्ट पान हो गया। आपका जो दूसरा प्रश्न ये है कि ये समता लाने का कार्य करेगा या विषमता फैलाएगा। मजे की बात आपको बताऊं कि पहले तो मैं इस पर चर्चा ये करूं कि यूजीसी में अमेंडमेंट इन्होंने किया क्यों। ये क्यों किया? तो अमेंडमेंट इन्होंने इस नाते किया क्योंकि इन्होंने जो सर्वे तैयार किया, एक रिपोर्ट, इसमें ये पाए कि टोटल यूनिवर्सिटीज संबद्ध जो कॉलेजेस हैं, उन सब में एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ, एससी एसटी ओबीसी के ऊपर अत्याचारों के केस 1500 कुछ पाए, 157 पाए गए। जी। जो टोटल सारे कॉलेजों में मिलाकर के 1.23 कुछ करके है, मतलब 1.5 से ज्यादा की संख्या नहीं है। इस विहाप पर इन्होंने अपना एक बेस तैयार किया कि नहीं, इसमें इतने हम लोगों ने आरक्षण दिए, इसके बाद भी मात्र 15% ही ये लोग सरकारी नौकरियों में हो पाए। कौन? आरक्षित वर्ग। अब इन्होंने यूजीसी में अमेंडमेंट किया, जिसमें 26 संशोधन इन्होंने किए। आपको गूगल करेंगे मिल जाएगा, सारी चीजें नेट पे मौजूद हैं। 26 संशोधन इन्होंने किए, जिसमें ये बताए कई प्रकार के कि ये कैसे इसमें आरक्षित सीटें कितनी हो जाएंगी, अनारक्षित सीटें कितनी होंगी। फिर इन्होंने कहा कि जो भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति, छात्र, आरक्षित बच्चों के ऊपर अत्याचार करे, उनको दंडित किया जाएगा। इसके लिए इन्होंने स्पेशल टीम बना दी। 6 महीने में इनको रिपोर्ट अपनी सौंपनी है। साल भर में केंद्र शासित कोई एक टीम बनेगी जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी। सारा इसका मॉनिटरिंग सेल, हेडक्वार्टर जो होगा वो केंद्र से ही मॉनिटरिंग किया जाएगा। इन्होंने ये कहा कि ये कानून ला करके यूजीसी में अमेंड करके ये बताया कि हम समता लाना चाह रहे हैं। इसको क्या देखते हैं, कहीं क्या ये वोट बैंक से तो रिलेट नहीं करता जी है? जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा।
ये वोट बैंक से ही रिलेट करता है। कैसे? कैसे? अच्छा सवाल ये है। कैसे? कैसे का तात्पर्य यह है कि जब हमारे पास एससी एसटी कानून ऑलरेडी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अपराध निवारक अधिनियम, तो फिर आपको विद्यालयों में आरक्षित वर्ग के ऊपर अपराधों का नियंत्रण आप कैसे करेंगे? एक कानून इसमें बनाने की क्या जरूरत थी? इस हिसाब से तो अभी जो वर्तमान का माहौल चल रहा है, लोग इसको कहीं न कहीं एक हिसाब से एससी एसटी से रिलेट कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, इस पर इसको आप क्लेरिफाई करिए। एससी एसटी से रिलेट नहीं करें, एससी एसटी के तरीके से ही है, हाँ। या बहुत स्पष्ट कहूं तो उससे भी खतरनाक है। कैसे वो? इसमें एक शब्द इन्होंने पैरा 2 में पैरा 3 में अपने लिखा है कि प्रत्यक्ष अपराध या अप्रत्यक्ष अपराध। प्रत्यक्ष अपराध तो समझ में आता है कि प्रत्यक्ष अपराध, हमने किसी आरक्षित वर्ग को गाली दे दिया तो उसके ऊपर तो शास्ति है। अप्रत्यक्ष अपराध मतलब उसने सपना देख लिया कि एक जनरल व्यक्ति ने हमको गाली दिया है और उसने 2 गवाह खड़े कर दिए, हम दोषी हो गए और उस पे केस हो गया। हमारे पर केस हो गया। स्थिति यह है कि वो जनरल बच्चा जिसने कुछ किया ही नहीं, आरक्षित बच्चे ने सपने में इस विचार, अप्रत्यक्ष का क्या प्रमाण आप देंगे? अप्रत्यक्ष रूप से किया गया देखा ही नहीं, जो चीज देखा ही यानी नहीं। उसके सपने में आ गया, उसकी कल्पना में आ गया कि नहीं फला व्यक्ति ने, वो जनरल कैटेगरी का है, हमको गाली दिया होगा, हमने 2 गवाह खड़े किए, दरखास्त दिया, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। मजे की बात इसमें यह है कि अगर उस आरक्षित व्यक्ति के, आरक्षित बच्चे के द्वारा लगाए गए आरोप अनारक्षित व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं हो पाते हैं, तो आरोप जिसने लगाए हैं उसके ऊपर कोई कानून नहीं। और जो तो इस प्रकार से सामान्य वर्ग के लिए कितने साल की सजा है इसमें? 3 साल की? वो 3 साल की, वो तो कैटेगरी वाइज है कि क्या अपराध करते हैं तो आपको कितना दंड मिलेगा, वो कैटेगरी वाइज है, मैं उस पर नहीं जाता। मैं ये जाता हूं कि प्रत्यक्ष अपराध के लिए तो हमारे पास एससी एसटी एक्ट पहले से है, जिसको हम झेल रहे हैं, जी, जी। सरकार की देन है। फिर यहां क्यों, जब हम विद्यालयों में जाते हैं तो दोस्त बनाते हैं, उस समय हम ये तो पूछते नहीं कि कौन पासी है, कौन ब्राह्मण है। अब मान लीजिए हमने मित्रवत में कोई शब्द अनुचित निकल गया या नहीं भी निकल गया, जब अप्रत्यक्ष को भी वो कंप्लेन कर सकता है, जब अप्रत्यक्ष को कंप्लेन कर सकता है तो हम कुछ ना कहें। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि जो अभी जिस हिसाब से आपने बताया, इस हिसाब से तो छात्र जीवन जो है, जो बिल्कुल कि नारकीय, जो कि बिल्कुल जो नारकीय। छात्र जीवन है, जिसको लोग एक अपने भविष्य का नींव निर्माण करते हैं, नींव रखते हैं अपने भविष्य का, तो इससे कितना असर पड़ेगा, खासकर सवर्णों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए? इससे बहुत असर पड़ेगा। एक शब्द में अगर मैं कहूं तो सवर्णों के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनका जीवन पूरी तरीके से चौपट है, क्योंकि वो हमेशा सहमे रहेंगे। मेरे खिलाफ ये एप्लीकेशन ना हो जाए, मेरे खिलाफ वो एप्लीकेशन ना, मैं कहां बैठूं, मैं कैसे बैठूं, मैं किससे बोलूं, वो बिल्कुल सहमे हुए रहेंगे। तो कहीं न कहीं एक अपराध का नींव ये रख रहा है इंसान। ये अपराध का नींव तैयार हो चुका है और सवर्णों के जीवन के साथ, उनकी शिक्षा के साथ एकदम खिलवाड़ करने का सरकार मन बना चुकी है। कहीं न कहीं वर्तमान समय में सरकार के सवर्ण विरोधी सरकार हो गई है, जिसका भरपूर विरोध करता हूं मैं। अब मुझे ये बताइए, आप तो कह रहे हैं कि ये विरोधी सरकार है, लेकिन यही जो हमारे जनरल कैटेगरी की जो जनता है हमारी, यही जनता कहीं न कहीं आपके जो भारतीय जनता पार्टी है उनको सपोर्ट करती रही है और उन्हीं के कारण उनकी सरकार बनी है लगातार। इसी का खामियाजा भी जनरल कैटेगरी के लोग भोग रहे हैं। ये इसी नाते हुआ है क्योंकि हम सवाल नहीं करते हैं, हम सेवा भाव से, समर्पित भाव से किसी के साथ रहते हैं। हमारे पास छल कपट प्रपंच नहीं होता है, जिसका सरकार लाभ उठा रही है। और कहीं ना कहीं इसी का लाभ लेकर के कि ये जनरल हैं, ये कुछ बोलेंगे नहीं, ये कभी आवाज नहीं उठाएंगे, और जिन लोगों ने आवाज उठाया उनको ये सरकार दमन कर देती है। आवाज उठाने वालों के लिए तो ये सरकार सीधे तौर पर आक्रामक रुख अपनाती है। मशीनरी उनकी है, सिस्टम उनका है। आपके ऊपर कितने एफआईआर हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा अगर आपने सवाल खड़े किए तो। अच्छा, आज तो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आप आज के इस गणतंत्र दिवस के मौके पे क्या आप जश्न मनाना चाहेंगे, या मनाए हैं, या उसका शोक किए हैं? नहीं, शोक करने, इस एक्ट को लेकर के, या इस एक्ट के तहत क्या अंधा कानून मानते हैं आप, या क्या मानते हैं आप? शोक करने का तो कहीं से प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि बहुत लंबी कुर्बानी, बहुत लंबे युद्ध के बाद हमको आजादी मिली है, तो शोक करने का तो विषय नहीं होता नहीं, है। वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अंधा कानून, जब आप किसी एक
सरकार पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और जब वही सरकार आपके खिलाफ, आपके विरोध में ऐसे एक्ट पारित करती है, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि ये जैसे एक मूवी आई थी, है ना, अंधा कानून की मूवी, आपने देखी होगी, तो उससे कितना रिलेट करते हैं? नहीं, बहुत रिलेट करते हैं चूंकि कानून का जो क्योंकि आप इम्प्लीमेंशन विधि संकाय से आते हैं, कानून संकाय से। कानून का जो इम्प्लीमेंशन करने वाले लोग हैं वो न्यायिक प्रक्रिया का पालन जानबूझकर या मतलब अपनी स्वेच्छा से भी नहीं कर पाते हैं। वो कहीं ना कहीं दबाव में होते हैं। तो निश्चित रूप से कानून की जो आज की स्थिति है बहुत बदतर होती चली जा रही है, इसमें कहीं आप दो इसे राय अंधा नहीं है। कानून मानेंगे? नहीं, अंधा कानून तो नहीं मानेंगे क्योंकि न्यायपालिका अभी भी जीवित है। न्यायपालिका में कुछ ऐसे निर्णय आज भी पारित होते हैं जिससे गौरवान्वित एक गौरव महसूस होता है कि नहीं, न्यायपालिका का अस्तित्व आज भी शेष है। कानून नहीं है, कानून आज भी जीवित है, कानून आज भी अपना कार्य करता है, निरंतर कार्य कर रहा है। इसमें कहीं से दो राय नहीं है। तो आप इसको ये ना माने कि कानून का अस्तित्व नहीं है। हाँ, कुछ हद तक मैं यह मानूंगा कि कानून के साथ राजनीतिक दल खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें भी मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है। इस पर न्यायपालिका कितना विचार करेगी? न्यायपालिका को विचार करना चाहिए और मुझे न्यायपालिका से उम्मीद भी है कि वो इस कानून पर कड़ा प्रतिबंध लगाएगी और सरकार को इसमें मॉडिफाई करना होगा। ये मुझे विश्वास आपके है। जो बार एसोसिएशन है, वो इस पे कितना कार्यरत है? हम लोगों ने इसका खुले मन से विरोध किया है, एकदम खुलकर इसका विरोध किया है। इसके लिए हमने 2 दिन पूर्व जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन भी प्रेषित किया था भारत सरकार को कि इस कानून को सीधे-सीधे वापस लिया जाए, क्योंकि ये सामान्य वर्ग के छात्रों पर बहुत ही गहरा कुठाराघात है और इससे अभी तक तो हम सामाजिक जीवन में भी आरक्षण का, आरक्षित वर्ग का दंश झेलते थे। अब तो हमें अपने छात्र जीवन में भी झेलना पड़ेगा। इससे हमारी शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही बदतर हो जाएगी। एक खुलकर आपकी क्या राय है? आपके पास बहुत समय है, हमारे दर्शकों को भी बहुत समय है, आप विस्तार से बताएं। यूजीसी पर मेरी खुलकर यह राय है कि यूजीसी को तत्काल प्रभाव से सरकार को अपने इस बिल को वापस लेना चाहिए। इसको काला कानून कहने में हमें कतई गुरेज नहीं है। एक सीधे तौर पर मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने आपसे 2-3 बार जिक्र किया कि हमारे पास एससी एसटी ऑलरेडी एक्ट था जिसको हम झेल रहे हैं। एससी एसटी में तो धारा 3 में इतने प्रावधान खुदा कर दिए गए हैं कि हमारा जीना माहौल हो गया है। इन्होंने यूजीसी लागू करते समय यह कहा, सरकार ने यह कहा कि हम समता ला रहे हैं। अब आप लोगों को भी इस पर मनन करना चाहिए और इसको मुखरता से इस बिंदु को उठाना चाहिए कि समता कैसे, जब यूजीसी में आपने जो अमेंडमेंट किए, जनरल वर्ग का कोई भी छात्र या आरक्षित वर्ग के छात्रों पर शोषण करेगा, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए आपने जो सदस्य बनाया, उसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, महिलाएं, दिव्यांग, इन लोगों का समावेश किया कि ये लोग मिलकर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जो सर और फिर केंद्र शासित व्यक्ति, तो अगर आपको समता चाहिए था कि ये हम समता का ही कानून ला रहे हैं, तो उसमें जनरल कैटेगरी के भी 1-2 लोगों को आपने एम्प्लॉय बनाया होता कि नहीं भाई, इनकी भी सहभागिता रहेगी। हमारे विधि शास्त्र में स्पष्ट उद्धृत है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। ये सेट प्रिंसिपल है। ये हमको कॉलेज लाइफ में ही पढ़ाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाइए और मुझे ये कह दीजिए कि आप अपनी चोरी साबित करिए, बताइए मैं क्यों अपने आप को दंड दूंगा? सही बात। मैं तो ये कहूंगा भाई जो कुछ भी हुआ ये पैसे हो गया, मेरा कोई दोष नहीं है। तो जब मैं अपने लिए ही दंड का निर्धारण मैं क्यों करूंगा? मैं क्यों चाहूंगा मुझे फांसी हो जाए? मैं क्यों चाहूंगा मुझे उम्र कैद हो जाए? मैं क्यों चाहूंगा मुझे 2 साल सजा हो जाए? मैं क्यों चाहूंगा कि मुझे कुछ अर्थदंड देना पड़े? तो मैं तो अपने आप को निर्दोष साबित करूंगा। आप एक तरफ समानता की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि नहीं, इसमें केवल अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, दिव्यांग लोग ही इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और फिर सरकारी लोग रहेंगे। आप बताइए, सरकार, जो सरकारी तंत्र कुछ करना भी चाह रहा है, उसको कितने हद तक छूट दे रखी है? आपका कौन सा ऐसा विभाग है जो खुल करके, मैं तो न्यायपालिका को भी कहूंगा, आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ दिन पूर्व रात में कोर्ट खुली थी, सुप्रीम कोर्ट रात में वर्क कर रही थी। एक आतंकी को बचाने के लिए हमारे यहाँ के कुछ अधिवक्ताओं ने रात को कोर्ट चलवाया और कोर्ट खुली। क्या आम जनमानस के को न्याय पहुंचाने के लिए कोर्ट कभी रात में वर्क की है? नहीं की है। तो कहीं ना कहीं यह तमाम, मैं यह भी कहूंगा कि सरकारों के बंदिश में सारे लोग हैं।
यदि कोई एक सरकारी एम्प्लॉई कायदे से काम भी करना चाहे तो कोई भी सरकार, आप शुरू से देखेंगे, संविधान का पहला संशोधन ही सरकारी मशीनरी उपयोग करने के लिए हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी जी ने चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस जारी की, उन्होंने रातों रात अमेंड कर दिया। तो सारे ये सरकार कहीं ना कहीं संविधान को भी अपनी कस्टडी में ली हुई है और सारे तंत्र को भी अपने हिसाब से चलाती है। तो ये समता का विषय नहीं है। यूजीसी एक काला कानून है। यूजीसी के तहत यूजीसी के जो अमेंडमेंट्स हैं, जो 13 जनवरी 2026 को एक्ट पान किए गए हैं, अगर यह वापस नहीं होता है तो आने वाला समय बहुत ही भयंकर होगा, बहुत ही दुखदाई होगा। जनरल छात्रों का भविष्य चौपट होगा। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि सभी सवर्णों को मुखर होकर इस पर आगे आना चाहिए। और वैसे भी हमारे कुछ सवर्ण विधायक जैसे राजा जयप्रताप हैं कुंडा के, मनोज तिवारी जी हैं, बृजभूषण शरण सिंह जी हैं, ऐसे कुछ लोग अब आ रहे हैं, इसमें मुखर होकर आगे आ रहे हैं। और मैं देश की समस्त सवर्ण जनता से भी अपील करूंगा कि वो मुखर होकर के इस कानून का विरोध करें, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी स्टूडियो में आने के लिए। और देखा आपने कितनी बेबाकी से इन्होंने इस मुद्दे को उठाया और अपना उत्तर दिया, अपना मत व्यक्त किया। और ऐसे ही और न्यूज़ को देखने के लिए टाइटल एक्सप्रेस नेटवर्क को देखते रहिए और सच का साथ देते रहिए। धन्यवाद।